हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन द नॉलेजिस्ट। आज हम आप लोगों के साथ क्विज 5 लेकर आ रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने आपके साथ 4 क्विजेस डिस्कस कर लिए। ये बेसिकली ये जो क्विज आपके बैंकिंग अवेयरनेस के रिलेटेड है। क्लियर? आने वाली क्लासेस में हम आप लोगों के साथ टॉपिक वाइज क्विज भी बहुत ही जल्द लेकर आ रहे हैं। क्लियर? ये सारे के सारे आपके बैंकिंग रिलेटेड क्विज है। मिसलेनियस बैंकिंग है कि कई बार क्या होता है कि आपके एग्जाम में कई बार अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन से आ जाते हैं। ये सारे के सारे जो हम आप लोगों के साथ डिस्कस करते हैं अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन है कि इस तरह के आपके साथ क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। और फॉर सभी क्वेश्चंस के अपडेट्स के लिए, सभी एग्जाम्स की टेस्ट सीरीज के अपडेट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट test.knowledgeist.in के ऊपर विजिट कर सकते हैं। क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट। जैसे कि आप सभी को पता है कि जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र का जर्नलिस्ट ऑफिसर का एग्जाम हुआ था उसमें से 90 में से 80 क्वेश्चंस जो नॉलेजिस्ट का कंटेंट है, चाहे आपको यूट्यूब के ऊपर मिला हो, चाहे ऐप के ऊपर, चाहे वेब के ऊपर, या टेस्ट सीरीज के फॉर्म में। As per students response, 80 questions basically knowledgeist के content से आए थे. So I request to all of you, please follow knowledgeist content for upcoming exam so that you can able to clear your exam. And thanks to all of you for trusting knowledgeist. Now let's start our session. So first question on your screens now. Recently, which global rating agency downgraded India's sovereign ratings to Baa3? You basically आप सभी को पता है कि इंडिया की वर्ल्ड लेवल के ऊपर रेटिंग होती है। रेटिंग के ऊपर ही जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो इन्वेस्ट करते हैं। क्लियर? रेटिंग के बिहाफ पर जो हमारे फॉरेन इन्वेस्टर्स है वो इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि उनको ऐसा बाकी किसी चीज का आइडिया नहीं होता। उनको सिर्फ आइडिया कहाँ से लगता है? बेसिकली रेटिंग से ही आइडिया लगता है। तो जो रिसेंटली है, कौन सी रेटिंग एजेंसी ने जो इंडिया की रेटिंग है उनको डाउनग्रेड करा है बेसिकली Baa3 के लिए? आपके पास 4 ऑप्शन है: क्राइसल, मूडीज इन्वेस्टर सर्विस, फिच रेटिंग्स, S&P. So standards and poor ratings. So please tell what is the correct answer of this question. The correct answer of this question is option number B, Moody's Investors Service. Clear? So the global rating agencies, global credit rating agency Moody's Investors Service has currently degraded India's foreign currency and local currency long-term issuer ratings to Baa3. Clear? Basically इन्होंने इंडिया की जो रेटिंग है उसको डाउनग्रेड कर दिया Baa3 के इक्वल कर दिया। देखो Aa2, Aa1। क्लियर? इस तरह से रेटिंग होती है बेसिकली। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन नाउ। विच इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रिलीजेस इट्स फ्लैगशिप ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट? देखो इस तरह का क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन कौन सी रिपोर्ट या कौन सा सर्वे रिलीज करती है। क्लियर? कौन सा सर्वे इशू या रिलीज करती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है विच इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रिलीजेस इट्स फ्लैगशिप, व्हाट इज दैट? ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट। कौन सा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो ये रिलीज करता है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट? सो आपके ऊपर सामने 4 ऑप्शन आते हैं: वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एनडीबी। तो सबसे पहले आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है? प्लीज जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में बताइए। एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है? एनडीबी का हेडक्वार्टर कहां पर है? क्लियर? सो तीनों का आप जल्दी जल्दी हेडक्वार्टर बताना। और इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। बेसिकली जो ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट है इज अ फ्लैगशिप रिपोर्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक. So as per the latest report released, Indian economy is estimated to contract by 3.2% in the current financial year 2020-2021. Clear? और इसके अकॉर्डिंग जो इंडिया की इकोनॉमी है वो कितने परसेंट कॉन्ट्रैक्ट करेगी? 3.2% in the current financial year 2020-2021. Clear to all of you this question? Now move to the next question. Question number 3rd. So which company has completed the sale of its 50% stake in GIFT City to the Gujarat government? देखो कौन सी कंपनी है जिसने बेसिकली अपने स्टेक का कितना सेल कर दिया? 50%। किसको? गुजरात गवर्नमेंट को, गिफ्ट सिटी में। तो यहां पर सबसे पहला क्वेश्चन है कि गिफ्ट की फुल फॉर्म क्या है? देखो गिफ्ट सिटी आपका गुजरात में, तो जो आपकी गिफ्ट की फुल फॉर्म है वो क्या है? गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। क्लियर? फाइनेंस टेक सिटी ये आपका आ जाता है गिफ्ट सिटी। ये आपकी कहां पर है? अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। तो इनमें से कौन सी कंपनी है
जिसने which company has completed the sale of its 50% stake in GIFT City to the Gujarat government. We have four options: IL&FS, ILFS, Indian Bulls, IIFCL, and IDFC Sciences. So please tell fast what is the correct answer of this question. So the correct answer is option number A. Clear? So debt ridden IL&FS announced that it has completed the sale of its 50% stake in GIFT, Gujarat International Finance Tech City, to the Gujarat government. So Indian economy is estimated to contract. This is the same line. So basically you have to remind here company. IL&FS is the company. Clear? That has completed the sale of its 50% stake in GIFT City to the Gujarat government. Now move to the next question, question number 4. So which milestone has been reached by the foreign exchange services of India for the first? देखो लास्ट आई थिंक मई के न्यूज है ये, मई या जून की न्यूज है ये। देखो इंडिया का जो फॉरेन रिजर्व फर्स्ट टाइम इतनी हाई अमाउंट तक पहुंचा था, वो अमाउंट कितनी थी? आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर 4 ऑप्शन, जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन करके आंसर बताइए। USD 3 million, USD 400 million, USD 600 million, USD 700 million. So please tell fast what is the correct answer कि कितनी लिमिट तक इंडिया का फर्स्ट टाइम रिजर्व पहुंच गया था? तो इसका आंसर आ जाएगा USD 600 मिलियन। क्लियर आंसर से USD 600 मिलियन। ऐसे तो इसके रिगार्डिंग आप लोगों के साथ और कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है, बेसिकली डायरेक्टली ये वैल्यू ही पूछी जाती है कि कितनी अमाउंट बेसिकली आपकी रीच हो चुकी थी तब के टाइम में, वो आपके USD 600 मिलियन। ऑप्शन नंबर सी। Now move to the question number 5th. So what is the rate of TDS deducted if cash withdrawal of above 1 crore is made by a person who is an income tax payer? देखो अगर कोई पर्सन इनकम टैक्स पेई है, ये रिसेंटली गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस इशू करी है और उसने कैश विड्रॉल करा है 1 करोड़ से ज्यादा, अगर वो इनकम टैक्स पे है तो उसको कितना टीडीएस पड़ेगा, और अगर वो इनकम टैक्स पे नहीं है तो उसको कितना टीडीएस पड़ेगा। क्लियर? ये आप लोगों के लिए 2 पॉइंट्स समझने वाले। तो अगर वो इनकम टैक्स पे है, सो टीडीएस इज डिडक्टेबल एट द रेट ऑफ 2%, तो उसको 2% का टीडीएस पड़ेगा इफ कैश विड्रॉल of over 1 crore is made by a person who is an income tax pay. So while TDS is deductible at the 2%, if cash withdrawal exceeds 20 lakh rupees and the rate of 5% if it exceeds 1 crore rupees if made is non by a non-tax income tax फाइलर। क्लियर? अगर देखो फाइल करता है तो उसको 2% पड़ेगा 1 करोड़ से, उससे नीचे उसको कोई भी टीडीएस नहीं पड़ेगा। अगर वो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करता तो उसको 2% का टीडीएस पड़ेगा 20 लाख के ऊपर और 5% का टीडीएस पड़ेगा 1 करोड़ के ऊपर। ये ऑटोमेटिकली, जैसे कि आप बैंक्स वगैरह में विजिट करते हो तो आप लोगों को आइडिया होगा, जैसे कि आपके पास कस्टमर्स वगैरह विजिट करते हैं कि डायरेक्टली आपका सिस्टम ऑटोमेटिकली ये टीडीएस डिडक्ट करना शुरू कर देता है। क्लियर? अगर आप लोगों ने ऑप्शंस वगैरह नहीं लगाई, अगर पर्सन ने आपको रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन नहीं दी कि हम रिटर्न फाइल करते हैं नहीं करते, तो सिस्टम ऑटोमेटिकली जब आपके अमाउंट 20 लाख के ऊपर क्रॉस करते हैं तो वो टीडीएस कट आउट करना शुरू करते हैं। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नील क्वीन हैज बीन अपॉइंटेड एज द सीईओ ऑफ विच मल्टीनेशनल बैंक? देखो नील क्वीन है, इनको कौन से बैंक का बेसिकली सीईओ अपॉइंट करा गया? इनको कौन से बैंक का सीईओ अपॉइंट करा गया? सबसे पहले उसी बैंक के एम्प्लॉय थे, बाद में जाकर धीरे धीरे टाइम टू टाइम बेसिकली आगे चलकर आपका सीईओ बन चुके हैं। तो 4 बैंक्स है आपके ऑप्शन में, HSBC, NatWest, BNP Paribas and Standard Chartered. So correct answer is HSBC Bank. Clear? So Europe's largest and multinational investment bank HSBC recently announced that it has appointed Noel Quinn as Chief Executive Officer. Noel Quinn joined the HSBC Bank in 1987. Clear? इनको Noel Quinn को Chief Executive Officer अपॉइंट करा गया और इन्होंने HSBC बैंक कौन से ईयर में जाकर ज्वाइन करा था? 1987 में जाकर इन्होंने HSBC बैंक ज्वाइन करा था और प्रेजेंटली उसके क्या है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है। ओके, सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो फॉर्मर आरबीआई डिप्टी गवर्नर आर घंटी एंड अनंत नारायण हैव बीन अपॉइंटेड ऑन द बोर्ड ऑफ विच बैंक, विच इंडियन बैंक? देखो इसके रिगार्डिंग एक और क्वेश्चन में, जैसे कि आप सभी को आरबीआई गवर्नर तो प्रेजेंटली पता है शक्तिकांता दास, आरबीआई के 4 डिप्टी गवर्नर है, 4 डेप्यूटी गवर्नर है।
सो आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि आप सभी 4 डिप्टी गवर्नर्स के भी आपको लोगों को नाम पता होने चाहिए, क्लियर, क्योंकि इसके रिगार्डिंग भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है, कोई रिसेंटली अपॉइंट करा जाता है तो उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आ जाता है। तो आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू प्लीज राइट ऑल द नेम्स। देखो जितने क्वेश्चन मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि प्लीज राइट या प्लीज कमेंट, तो प्लीज उन लोग क्वेश्चंस की तरफ भी ध्यान दीजिए, वो क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं, क्लियर। देखो कुछ ना कुछ इधर उधर से आपके एग्जाम में इसी तरह से पूछ लेते हैं। तो बाकी आपके साथ रिसेंटली हम आप लोगों के साथ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे आरआरबी के या और बैंक्स के, वो भी आप लोगों के साथ बहुत ही जल्द हम सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं उसके भी, क्लियर। सो फॉर्मर आरबीआई डिप्टी गवर्नर आर गांधी एंड अनंत नारायण have been appointed on the board of which Indian bank? State Bank of India, Punjab National Bank, Yes Bank, Bank of Baroda। तो बेसिकली जो आपके डेप्यूटी गवर्नर आर गांधी एंड अनंत नारायण उनको किसका बेसिकली अपॉइंट करा गया बोर्ड के ऊपर? बेसिकली येस बैंक, क्लियर। So the Reserve Bank of India has appointed former Deputy Governor R. Gandhi and former banker Anant Narayan on the board of Yes Bank. Clear? On the board of Yes Bank. So next question, question number 8 on your screens now. So which company becomes the second Indian firm to attain a market capitalization of rupees 10 lakh crore? Clear? देखो कौन सी कंपनी जो सेकंड इंडियन फर्म बन गई टू अटेन अ मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ रुपीज 10 लाख करोड़? आपकी स्क्रीन के ऊपर 4 ऑप्शन है, एचडीएफसी बैंक, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इन्फोसिस एंड फ्यूचर ग्रुप। देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आप लोगों ने एचडीएफसी बैंक बड़ा कंपनी सुना है, टीसीएस बड़ी कंपनी सुनी है, इन्फोसिस, देखो फ्यूचर ग्रुप भी चारों अपने आप में बड़ी कंपनीज है। तो रिसेंटली कौन सी कंपनी है जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 10 लाख करोड़ हो चुके? तो इसका आंसर आ जाएगा आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, क्लियर। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज became the second firm after Reliance Industries Limited to attain a market valuation of more than rupees 10 lakh crore, clear, after RIL रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बाद आपकी टाटा कंसल्टेंसी सर्विस है, तो सेकंड इंडियन फर्म है जिसका मार्केट वैल्यूएशन कितनी अमाउंट से ज्यादा? 10 लाख करोड़ से ज्यादा है, क्लियर। तो नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सो एज पर द रिसेंट अनाउंसमेंट ऑफ द आरबीआई which services to be made available around the clock from December 2020? देखो दिसंबर 2020 से कौन सी ऐसी सर्विस है जो 24 घंटे आपको मिल पाएगी जो आरबीआई के द्वारा अनाउंसमेंट करेंगे? नेफ्ट, आरटीजीएस, आईएमपीएस, बीबीपीएस। देखो इस नेफ्ट, आरटीजीएस बेसिकली द आंसर, क्लियर। पहले के जो आरटीजीएस के टाइमिंग थे कि आपका 7 या 8 PM तक ही होएगी और संडेज के दिन भी आप बेसिकली इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू कुछ सफिशिएंट टाइम तक ही कर सकते थे। प्रेजेंटली इसको 24 आवर्स कर दिया गया, 24/7, क्लियर। आरटीजीएस रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। आपके आईएमपीएस तो आप कभी भी कर सकते हो, क्लियर, इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज। So Reserve Bank of India Shaktikanta Das announced that a real-time gross settlement payment system will be available around the clock from December 2020. Next, last question of our today's session. So the waiver of loan, the waiver of compound interest for loans, basically आपका moratorium period जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अनाउंस करा गया था। So the waiver of compound interest for loans that is seen in the news recently is applicable to how many categories of loan? देखो इस कितनी कैटेगरीज के ऊपर ये अप्लाई होता है और अप टू विच लिमिट, कितनी अमाउंट तक ये आपके एप्लीकेबल है, क्लियर। देखो सबसे पहले कैटेगरीज आप लोगों से पूछा हुआ 3, 4, 8, 10। देखो जो वेवर फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर लोन है बेसिकली आपका 8 कैटेगरीज के ऊपर अप्लाई होता है, क्लियर। सो द स्कीम फॉर वेवर ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, बेसिकली कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या था? इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट accumulated during moratorium against loans up to rupees 2 crore has been proposed for 8 different sectors, clear। देखो बच्चे 2 करोड़ तक के लोन्स के लिए ही है ये मोराटोरियम, उससे ज्यादा बड़ी अमाउंट के लोन्स के लिए ये मोराटोरियम पीरियड नहीं है, क्लियर। और कितने सेक्टर्स के लिए? 8 डिफरेंट सेक्टर्स के लिए दिया बताया गया है और ये आपका 2 करोड़ तक का है, ओके। So this is the answer option number C, 8 different categories, okay। So आज की क्लास में हम आप लोगों के साथ 10 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, तो जल्दी हम आप लोगों के साथ चैप्टर वाइज क्विजेस भी लेकर आ रहे हैं, टॉपिक वाइज क्विजेस लेकर आएंगे। जैसे आपका प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का एक सेपरेट क्विज आ गया, सीजीटी एमएससी का एक अलग से क्विज आ गया, बेसल नॉर्म्स का अलग से क्विज आ गया, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स का अलग से क्विज आ गया, क्लियर। सो प्लीज ज्वाइन एंड काइंडली सब्सक्राइब नॉलेजिस्ट एंड प्लीज subscribe our YouTube channel Knowledgeist and you join our Telegram group for all updates, for all daily current affairs, for Hindu vocabulary, Hindu article, quant, reasoning and GK, clear। All updates we will
done in our Telegram group Knowledges. So thanks to all of you for watching this video, and we'll meet you very soon with the next video. So stay tuned, stay joined with Knowledges.